आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हिजाबे फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। तेरी नीची नजर खुद तेरी असमत की महाफिज है, तू इस नश्तर की तेजी आजमा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। शायर असरारुल हक मजाज ने ये अशार 19वीं सदी में खवातीन के लिए लिखे थे। इन अशार के जरिए मजाज ने खवातीन से मुखातिब होकर कहा कि बज़ाहिर तुम्हारे माथे पर शर्मो हया का आंचल खूब लगता है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनाना। इन्होंने कहा कि तुम अपने इस आंचल को इनकलाबी परचम बनाओ और इस परचम को अपने हुकूक के लिए उठाओ। इन अशार को आज दो रुख में दोहराने का मकसद आप समझ ही गए होंगे। जी हां, जिस आंचल को इन्होंने यानी शायर ने असरारुल हक मजाज ने परचम बनाने की बात उस वक्त कही थी, उसी आंचल पर आज हंगामा बरपा है। राइट टू चूज वाले मुल्क में इंतखाब को मुद्दा बनाया जा रहा है। हिजाब पर सियासत स्कूलों तक पहुंच गई है, जो कि बहुत ही खौफनाक है। कुछ लोगों का मानना है कि दरसगाहों में मजहबी लिबास पर पाबंदी होनी चाहिए, तो कुछ इसे स्कूल के ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लम्हे फिक्रिया यह है कि इस हंगामे में तलबा और तालिबात खुद ही आमने सामने हैं। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अदालत ने आज सुनवाई की और इसे बड़ी बेंच के सुपुर्द किया और दोनों फरीकैन की राय जानने की बात कही है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका तारुफ करा दें। सैयद यासिर जिलानी साहब एक स्पोक्स पर्सन हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दरमियान मौजूद हैं, और कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर लीडर के रहमान खान साहब सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं सैयद यासिर जिलानी साहब, थैंक यू सो मच, आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ कि चूंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश के हवाले से भी कुछ बात सामने आई थी हिजाब के बैन को लेकर, लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उस पर सफाई भी पेश कर दी, तो वो मामला वहीं से खत्म हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सैयद यासिर जिलानी साहब बताएं कि वो हिजाब पर हंगामे को किस तरह से देख रहे हैं, फिर उसके बाद इस मौजू पर मजीद बहस करेंगे। देखिए, मुझे आपने जो शेर पढ़ा है उसमें जो हमारी बहनों के लिए एक मैसेज है, जिसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिस महिला सशक्तिकरण की बात इस भारत में सदियों से जो सोच रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए उस शेर में हमारी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जो बहुत दूर तक जाता है। लेकिन मसला अब ये है सामने हमारे कि हम एक स्कूल से एक छोटी सी बात की शुरुआत होती है, और यकीन माने आप, मैं और हमारे बीच में जो बेहद कांग्रेस के कद्दावर लीडर के रहमान साहब हैं, ये सब स्कूल और कॉलेज से निकलते हुए आए हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म एक चीज होती है जिसको हम बार बार कल से यूनिफॉर्म पे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। समानता की बात करें, हम जो शिक्षण संस्थान होती है उसको शिक्षा का मंदिर भी कहा जाता है। वहां से इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा, इसकी सीख मिलती है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। लेकिन क्या ये भी सच नहीं है कि किस तरीके से राजनीतिकरण करा जा रहा है? कैसे सियासत के कुछ चंद लोग भारत में, जिनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो हाशिए पे जा चुके हैं, अपने विचारों को लेके, अपने राजनीतिक ताकत में वो कमजोर हो चुके हैं, तो वो अब छोटे छोटे बच्चों के कंधों का सहारा लेके राजनीति करना चाहते हैं। मैं खुद जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र रहा हूं। मैं बहुत कई सारे ऐसे आंदोलन का हिस्सा रहा हूं जिसमें जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से भिड़ता था तो वो बात वहीं होती थी और वहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन जिस वक्त से वो बच्ची जिसने नारे लगाए और उसके सामने जो नारे लगे हैं, उसके बाद उस मसले में, चाहे वो कांग्रेस के सीधा रमैया हो, चाहे वो MIM के असदुद्दीन ओवैसी हो, उन्होंने जिस तरीके से राजनीतिकरण और राजनीति करी है, हिंदुस्तान देख रहा है। और हिंदुस्तान में बिल्कुल ये सच है
कि बच्चियों के ऊपर हमारी बहनों पे, हमारी मातृत्व शक्ति पे भारत का भविष्य टिका हुआ था, है और रहेगा। उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मौलाना साहब उस बच्ची पे एक मिनट 10 सेकंड में मैं कंप्लीट करूंगा, फिर आप रहमान। एक मौलाना साहब उस बच्ची को 5 लाख रुपए का इनाम देते हैं, तो दूसरे उसके वालिदैन को सलाम करते हैं। मेरा सवाल है असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि क्या कभी उन्होंने अपने ही हैदराबाद के डाउनटाउन में झांक के देखने की कोशिश करी है, जहां हमारी बहनें 35 साल की हो गई हैं और शादियां नहीं हुई। आपने कहा कि अगर उस लड़की ने झुंड का मुकाबला किया, उसे सलाम करना, किसी लीडर की तरफ मैं नहीं इशारा कर रही हूं, मैं एक इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते आपसे सवाल कर रही हूं कि बहुत सारी भीड़ है और वहां पर एक लड़की है, अगर उसे टीज किया जाता है और उसे धमकाने डराने की कोशिश की जाती है और अगर वो उन तमाम पर भारी पड़ती है, अगर उसकी हौसला अफजाई की जाती है, तो इसे गलत क्यों आप मान रहे हैं? नहीं, उस बच्ची का जो उसका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान ने ताकत दिया है, जो हमारे आईन और दस्तूर ने ताकत दी है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं उस पर सवाल नहीं, मैं उसके सहारे पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आप जो हिजाब को इशू बना रहे हैं, तो आपने जो इस्लामिक मुल्क है, इस्लामिक मुल्क चाहे वो ईरान हो, ठीक है, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। के रहमान खान साहब, अफगानिस्तान से लेकर आपने सैयद यासिर जिलानी साहब को सुना, उनकी राय मैंने जाननी चाहिए। और इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कर्नाटक के मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा और एक तरफ तालिबात जो है वो बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर जा रही थी, तो दूसरी तरफ भगवा शॉल ओढ़े बच्चे ही, हमारे मुल्क के नौजवान ही आमने सामने नजर आए, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और इससे अंदाजा आप लगा पा रहे हैं कि इस वक्त कर्नाटक में क्या कुछ हाल है, जिसकी वजह से स्कूल को बंद करना पड़ा। के रहमान खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? साफ तरह से आप लोगों को ये बताएं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आईन ने जो हुकूक दिए हैं सबको जीने के लिए, उस पर वो कोई एतराज जता नहीं रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं। मेरी जिलानी साहब ने बहुत कुछ कहा, सिद्धरामैया की बात कही, असदुद्दीन ओवैसी की बात कही। मैं उनको अदबन ये कहना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं तो हकीकत पर आएंगे। यहाँ सवाल था कि उडुपी की एक कॉलेज में कुछ लड़कियां जो हिजाब पहनकर जा रहे थे, जब उनको मना किया गया, दाखिला मना किया गया, उस वक्त पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया गया, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। एक प्रोटेस्ट हम आज सब दुनिया मान चुकी है कि प्रोटेस्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब जो सवाल जब वो पूछ रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद ये किस तरह से दूसरे जगह पहला, जब भगवा का ये शाल किसकी है? ये सिद्धरामैया की शाल है या ओवैसी की शाल है? ये लड़के इसमें कूदने की क्या जरूरत थी? उसके बाद आप बयानात देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर के बयानात देखिए, हमारे जो हुकूमत के जो जिम्मेदार है उनके बयानात देखिए, एकदम पूरी हुकूमत सामने आ गई। इसको सुलझाने के बजाय वो कहा कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। अरे अब तक यूनिफॉर्म नहीं था, तो अब यूनिफॉर्म ला रहे हैं। देखिए, हमारा मुल्क एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ हम इसकी डाइवर्सिटी ही इसकी खूबी है। अब इस खूबी को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म बच्चों के छोटे छोटे स्कूल में होता है, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म नहीं होता। कहीं भी देखे दुनिया में, हर जगह भी देखे। आज ये यूनिफॉर्म की बात इतना क्यों उठी है? इतने क्यों उठी? आप क्या समझ रहे हैं? आपकी सियासी समझ क्या कहती है? कि कानून लाने के पहले गुफ्तगू करें, लोगों से डिस्कशन करें। मुसलमानों की क्या है, ये हिजाब का सवाल है, आपके मजहब से भी इसका ये है, इसे किस तरह से सुलझाया जाए। किसी से कंसल्टेशन नहीं हुआ, किसी से बातचीत नहीं हुई, फौरन आप अपने पावर्स को इस्तेमाल करके आप कानून बना दिए। अब इसमें आप ये कह रहे हैं कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम कर रहे हैं। पॉलिटिकल कंप्लीट दिस इज एन एजेंडा ऑफ बीजेपी। क्योंकि आप जरा इस तारीख की तरफ जाइए, लव जहाद कहां से शुरू हुआ? यही साउथ कनाडा से।
और रेवा पार्टी कहाँ से शुरू हुआ? लेकिन के रहमान खान साहब, कभी इससे पहले क्या आपने अपनी सियासत में देखा कि हिजाब पर इस तरह का हंगामा बरपा हुआ हो? 50 साल पॉलिटिकल लाइफ में हमारी तालीम के टाइम पर, दूसरे टाइम पर भी कर्नाटक इतना पीसफुल था कि हमारा ट्रेडिशन है कि हमारे जो महाराजा मैसूर के थे, मुसलमानों को पर्दे का एहतराम करते हुए पर्दे की गाड़ियां भेजती थी। और आज तक मैं कर्नाटक का हूं, 50 साल से सियासत में हूं, कभी भी इस मौजू पर कुछ भी हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। ठीक है, सैयद यासिर जिलानी साहब, 50 साल कैरियर की वो बात कर रहे हैं, अपनी सियासत की बात कर रहे हैं कि इस मौजू पर कभी हंगामा बरपा नहीं हुआ और इस मौजू को किसी ने उठाना जरूरी भी नहीं समझा, क्योंकि सभी को राइट टू चूज का हक है, सभी अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजार सकते हैं। फिर ये अभी इशू इतना बढ़ क्यों रहा है? सैयद यासिर जिलानी साहब, आखिर क्यों स्कूलों में हिजाब पर पाबंद, हिजाब इतना बड़ा मसला क्यों हो गया? क्योंकि हम सब जानते हैं, आप गांव में जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां सिर्फ मुस्लिम औरतें ही सर पे आंचल रखती हों या सर कवर करती हों। आप जाएंगे गांव में, नॉन मुस्लिम दादी औरतें जो हैं, जो खेत में काम करती हैं, वो भी अपना सर कवर करके रखती है। तो हिजाब इतना बड़ा मसला कैसे बन रहा है और कैसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अब ये तो सवाल मैंने पहले ही किया है कि आप बताएं। मैं हमारे नहीं, तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप एजुकेशन मिनिस्टर के बयानात को देख लीजिए। किसी भी अगर सरकार उन लोगों को जो भगवा शॉल और इन लोगों की काउंसलिंग करने के लिए बात कहती, कुछ कमेटी बनाती, कुछ ऐसी बातें कही जाती कि बच्चों को डराया जाता कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसकी जो आजादी है वो उस पर जिसका जो मजहब है वो उस पर अमल करेगा और वैसे ही स्कूल आएगा, कॉलेजेस में ही इस हवाले से पहले ही बात कर ली जाती, तो ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। जो स्कूल होता है हमारे यहाँ इस्लाम में, इकरा का अल्फाज क्यों आया? इकरा का मतलब आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन से हमारी स्टार्ट ही जो है, जो हमारी पाक कुरान है, वो ये कहती है कि आप अगर बहुत अच्छे इंसान तभी हो सकते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हों और खुद अपने धर्म को समझें। लेकिन जो स्कूल है वहां मॉडर्न एजुकेशन के लिए हम जा रहे हैं। मेरा जो सवाल है, आप वहां पे धर्म को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्यों आपको, अगर आपने किसी तरह के धार्मिक चीजों में आपको इन्वॉल्व कराना है, तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो हमारे मुफ्ती इकराम, हमारे मौलवी हजरात और हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके फॉलोअर्स लाखों। आपकी बात पर ही मैं आती हूँ। आप जामिया में एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, जामिया के तालिबे इल्म रहे हैं, आपको अभी ये लगता है कि तालीम में मजहब को नहीं एडजस्ट किया जा सकता, या फिर तालीम में मजहब की जो एंट्री है वो नहीं होनी चाहिए? जब आप तालिब इल्म थे, या फिर आप, हो सकता है आप पॉलिटिकली तौर पर भी एक्टिव रहे हों उस जमाने में, जब आप तालीम हासिल कर रहे थे, तो क्या उस वक्त आपने जरूरी नहीं समझा कि आप इंतजामिया को ये नोटिस दें, या फिर इस मैटर ऑफ कंसर्न के तौर पर अपनी सोच को जाहिर करने की जरूरत नहीं समझी कि तालीम के मकाम पर या तालीमी दरसगाहों पर हिजाब लगाकर नहीं आना चाहिए? आपकी बैचमेट्स, आपकी क्लासमेट्स भी आती रही होंगी। आपने बेहद शानदार सवाल किया, मैं जवाब आप ही के सवाल से आपके सवाल से देता हूं। मैंने जब मैं एजुकेशन ले रहा था, एक अच्छा खासा जमाना बीत गया है, उस वक्त भी जो हमारी मुस्लिम ख्वातीन, हमारी मुस्लिम बहनें आती थी, वो हिजाब में बहुत कम हुआ करती थी, कोई बुरके में बहुत कम हुआ। और आज भी मॉडर्न आप इस्लाम के नजरिए से, क्या आप फिर सानिया मिर्जा को आप क्या उनके ऊपर सवाल उठाएंगे? उनके इस्लाम के ऊपर कोई सवाल उठाएगा या उनके मुसलमान होने पे कोई सवाल उठाएगा? ये बताइए। या ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैंने तो एक स्पोर्ट्स पर्सन का नाम लिया है। ये मेरा इशू है, मेरा इशू ये नहीं। या फिर आप जो इस्लामिक मुल्क है, या तुर्की का आप एग्जाम्पल लें, ईरान का एग्जाम्पल लें, जहां पे लड़कियां नासा तक जहां से जा रही हैं, फाइटर प्लेन को वो उड़ाती हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अपने हिजाब का भी इस्तेमाल वो करती हैं जहां उन्हें इस्तेमाल करना होता है, और जीन्स और टी शर्ट। सवाल किया था ना यासिर जिलानी साहब कि उस वक्त फिर क्यों आपने एतराज नहीं जताया? जब आप तालिब इल्म थे, आपकी बैचमेट्स भी हिजाब लगाकर क्लास में आया करती होंगी, आप जाहिर है उनसे आपकी दोस्ती भी होगी, तो उस वक्त क्यों नहीं कहा? अभी क्यों ये मैटर ऑफ कंसर्न लग रहा है? ये बहुत अहम बात हो जाती है। के रहमान खान साहब, मैं आपके पास आऊंगी।
इस सवाल के साथ कि यासिर जिलानी साहब का ये कहना है कि तालीम में धर्म को नहीं शामिल करना चाहिए, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर अगर धार्मिक चीजें होती हैं तो वो सही नहीं है। आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस वक्त ये मुद्दा इतना क्यों तूल पकड़ रहा है, क्यों इस पर बात करनी इतनी जरूरी हो जा रही है, और क्यों आज का मुस्तकबिल जो हमारा मुल्क का है वो आमने सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है हिजाब के मसले पर? देखिए, जो यासिर जिलानी साहब के धर्म में तालिब को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मैं मानता हूँ। ये धर्म नहीं है, ये एक कल्चर है। यानी आप अगर कोई हिजाब है तो उसका मतलब नहीं कि वो मजहब हो गया। और इसी तरह से क्रिश्चियन नन्स होते हैं तो उनको ड्रेस अलाउ है। तो ये एक सवाल बहुत ही, मैं नहीं समझता कि यासिर साहब आप डिफेंड करना है इसलिए बोल रहे हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, मगर ये धर्म नहीं। 50 साल से हिजाब का कोई मसला कर्नाटक में नहीं आता, ऑल ऑफ ए सडन क्यों पैदा हो गया मसला? जी, तो हम वही मैं मानता हूं अगर आप बैन भी लाना क्यों ऐसा हो रहा है, आप ऑर्डर भी पास कर, हुकूमत की, मैं हुकूमत 24 साल पार्लियामेंट मेंबर रहा हूं, 10 साल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर चेयरमैन रहा हूं, मैं जानता हूं कानून को। आप 2-3 दिन में कानून ऐसा बना दें बगैर कंसल्टेशन के, ये तो डिक्टेटरशिप है। ये तो एक आप हुकूमत इसको बढ़ावा दे रही है हल करने के बजाय। आज जो कर्नाटक में जो हो रहा है जी। ये जो देखिए, वो एक लड़की का मिसाल देखिए, एक लड़की को आप विजुअल देख रहे हैं, 100-150 लड़के एक लड़की को चेस कर रहे हैं और हुकूमत शर्म से बैठी है। ये क्या हम उनको डिफेंड करने, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, क्या उसको डिफेंड कर सकते हैं? सैयद यासिर जिलानी साहब, हुकूमत इन तमाम चीजों को बढ़ावा दे रही है, हुकूमत की तरफ से कोई ठोस बयानात और ठोस चीजें इस मुद्दे पर सामने नजर नहीं आ रही, कांग्रेस को ये लग रहा है। नहीं, किसने कहा? अच्छा देखिए, हुकूमत के किसी भी ओहदेदार ने इस पे किसी तरह की कोई टिप्पणी करी क्या? किसी ने जो संवैधानिक जो आईन और दस्तूर ने ताकत दी है, आर्टिकल 15 से 19 तक जो आर्टिकल ने ताकत दी है, उनमें से किसी ने कोई सवाल उठाया? उस लड़की का जो बिहेवियर है, उस बच्ची का जो बिहेवियर है, उस पर किसी ने सवाल नहीं किया। उसके बाद की राजनीति को उठाने वाले और उस छोटी सी बहन के कंधे पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोगों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक तौर पे हाशिए पे हैं, जिन्हें वोट बैंक दिखाई दे रहा है, जिन्हें 5 राज्यों में किसी तरीके से ये लगता है कि उनका रास्ता बन जाएगा और उनको कुछ सीटें आ जाएंगी। नहीं, देखिए, आपकी तरफ इशारा इसलिए जा रहा है क्योंकि भगवा शॉल लेकर लोग पहुंच रहे हैं, और भगवा किसकी पहचान है ये सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी उसे सपोर्ट करती है। तो इसलिए सवाल उठता है कि कुछ ऐसा बयान और कुछ ऐसा अमल जो दिखना चाहिए वैसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपकी बातों से ही जाहिर हो रहा था। आप ये कहते, बताइए कोई बड़े लीडर, टॉप लीडरशिप की तरफ इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी की गई, करनी चाहिए ना टिप्पणी, रद्द-ए-अमल का इजहार तो करना चाहिए। एक मुल्क के एक छोटे से हिस्से में, कर्नाटक में अगर ऐसा हो रहा है तो सरकारों को, मरकजी सरकार को कंसर्न दिखाना पड़ेगा ना। नहीं, एक बात बताइए कि सरकार तभी बोलेगी जब कोर्ट में मैटर है। फैसले का इंतजार करिए, फैसला कोर्ट का सर माथे पे होगा, मैं भी मानूंगा, आप भी मानेंगे, और हमारे क्या रहमान साहब भी मानेंगे कोर्ट के फैसले को। लेकिन आप बताइए कि किसी ने भी उस स्कूल के उसमें प्रांगण में किसी तरह की हरकत किसी भी ग्रुप से हुई है, वो गलत हुई है। क्योंकि अगर आप मैं फिर कहूंगा कि किसी शैक्षणिक संस्थान के अंदर आप धर्म के नाम पे अपना इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि वहां पे आपको मॉडर्न एजुकेशन मिलती है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलपमेंट होती है स्कूल के अंदर। और अगर हमने कभी ये नहीं कहा कि जो हमारी रवायती जो एजुकेशन है, जो हमारी इस्लामिक एजुकेशन है,
उसको लोग फ्री हैं और करते हैं। मैंने भी अपने मौलवी साहब से ही कुरान हदीस और शरा और फ़क़ा पढ़ा, और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान, आप हों, रहमान साहब हों, तमाम कहीं ना कहीं इसी तरीके से उन्होंने एजुकेशन हासिल करी, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन भी हमने हासिल करी। तभी तो हम किसी भी टॉपिक पे बैठ के बात करते हैं और कोशिश ये करते हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन में हिजाब कब से हायल होने लगी, यही तो बड़ा सवाल है ना। के रहमान खान साहब, इनका कहना है कि ये मुद्दा इतना बड़ा है नहीं, और इस पर कुछ सियासी पार्टियां जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, सियासी रोटी सेकने के लिए इस मुद्दे को तूल दे रही है। जब ये मामला कोर्ट में है तो इस पर कुछ बात करनी ही नहीं चाहिए। सैयद यासिर जिलानी साहब ये कह रहे हैं। कौन कर रहा है? आप देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टीज में ये दावे से करता हो, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज खामोश हैं, कोई दावा नहीं कर रहा है, कोई इसको बढ़ावा नहीं दे रहा है। बढ़ावा दे रहे हैं ये जो राइट विंग लड़के हैं, ये भगवा फ्लैग पहन लेके आप ये बोलिए ये सबकी कांग्रेस करे। देखिए, एक मुद्दा मैं बोल के खत्म करता हूँ कि बच्चों के आज मुस्लिम समाज में लड़कियां पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को कॉलेज को भेजने के लिए कोशिश प्रमोट नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर आप हिजाब से, आप बुरखे से गए तो हम भेजेंगे। हाँ। तो आप इसको बैन लाके वो जो पेरेंट्स नहीं चाहते कि अपने लड़कियां कॉलेज को जाएं बगैर पर्दे के, तो वो नहीं भेजेंगे। आपको प्रमोट करना चाहिए, जैसा कि आपने कहा बेटी से पढ़ाओ बेटी बचाओ करके, जो बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे, इसको तो तुम डिस्करेज कर रहे हो इनडायरेक्टली, डिस्करेजिंग द मुस्लिम गर्ल्स बाय नॉट अलोइंग हिजाब। द पेरेंट्स विल नॉट सेंड। तो एक तरह से ये कांग्रेस का कहना है कि अगर बैन की बात कही जा रही है तो इसका मतलब है सीधा तौर पर हुकूमत की मंशा ये है कि मुस्लिम गर्ल को एजुकेशन से रोका जाए। सैयद यासिर जिलानी साहब, फिर कहां से पढ़ाने की बात दुरुस्त होगी जो सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ? तरीके से 10th, 11th, 12th के बच्चियों को और बच्चों को वजीफे दे रही है। एक रिकॉर्ड बना है, अभी तक की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने इतना काम नहीं किया जो अभी भारत की जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है और उसके जो मिनिस्टर हैं वो काम कर रहे हैं। आपको गया था उसना भी दिया नहीं। मेरे से मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप अगर आप बोल रहे हैं तो सही बोलिए। हमारा देखिए नहीं, अच्छा ये बताइए कि क्या जो बजट है आपके टाइम में इतना ज्यादा बढ़ा था जो अभी का बजट है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का, और जो एजुकेशन पे काम हो रहा है, जो बजट दे रहे हैं, जो आज 10 साल ऑलमोस्ट 5000 प्लस करोड़ का है, लगभग 8 साल हुआ। हम 4000 करोड़ देते थे, अब 4500 करोड़ दे रहे हैं, 4800 करोड़, 800 7 साल में 800 करोड़। इसके ऊपर बात मत कीजिए क्योंकि मैं मिनिस्ट्री चला चुका हूँ। आप ये बजट बोलते हैं तो आप दूसरा बहस करेंगे, बजट करेंगे। अब हम मदरसों की बात कर रहे हैं, बच्चों की मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, हम इस बात पे कर लाएंगे। आज सवाल ये है कि हमारे बच्चे, हमारी जो तहजीब है, माँ बाप वालिदैन बगैर बुरखे के बच्चों को कॉलेज नहीं भेजते। ठीक। तो उस वक्त पर वो कहते हैं कि अगर हिजाब में गए, बुरखा पहन के गए तो हम कॉलेज को भेजेंगे। कि इनडायरेक्टली आपकी पार्टी या कोई पार्टी भी हो, जो हुकूमत आज है, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी से आज अल्लाह का करम है कि मुस्लिम बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या ये डर रही है क्या सरकार मुस्लिम गर्ल एजुकेशन से? सैयद यासिर जिलानी साहब, कि लड़कियां पढ़ेंगी तो सरकार से सवाल करने लगेंगी, ऐसा है क्या कुछ? क्योंकि के रहमान खान साहब यही कह रहे हैं कि आप जब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर तो लोग मतलब मुस्लिम गर्ल्स एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती हैं। नहीं, देखिए कांग्रेस की बड़ी सोची समझी रणनीति है कि के आर रहमान साहब जैसे नेता ने एक ऐसा मैसेज मुस्लिम वालिदैन को दे दिया कि अगर आप वो हिजाब और बुर्का नहीं पहनती हैं तो आप उन्हें पढ़ने के लिए ना भेजें। ये सरकार नहीं कह रही है, कांग्रेस के लीडर आपके सामने कह के जा रहे हैं और आपने कोई सवाल नहीं उठाया। ये बेहद खतरनाक सोच है, ये बेहद खतरनाक सोच है। इस सोच को हमें खत्म करने की जरूरत है। ये सोच को खत्म करने की जरूरत है।
के रहमान खान जाके साहब, काम कीजिए वहां पर। नहीं, ये आप कैसे क्या करना चाहिए सरकार को? आकलन कर सकते हैं अगर कि कांग्रेस की 100% सरकार होती तो जवाब देंगे। कांग्रेस क्या करती? एक सेकंड, बस जल्दी से जवाब चाहेंगे के रहमान खान साहब। कांग्रेस की सरकार इस तरह का कोई बैन ये नहीं लाई ना। सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, सरकार ठीक है, तो हिजाब पर जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। आज हमने देखा कि सैयद यासिर जिलानी साहब ने अपनी राय रखी, के रहमान खान साहब ने अपनी राय रखी, दोनों ने एक दूसरे पर इल्जामात भी आयद किए, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये मुद्दा कब तक तूल पकड़ता हुआ जाएगा और सरकार की तरफ जो सवाल उठ रहे हैं उस सवाल पर सरकार अपना रद्द अमल किस तरह से देखती है, और साथ ही ये मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।